नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ फेसियोला हेपेटिका पढ़ने वाले हैं। अब इस सीरीज में मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है नॉन कॉर्डेटा पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग उसका एनिमल फेसियोला हेपेटिका पढ़ रहे हैं। फेसियोला हेपेटिका ने हम लोगों ने उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर लिया था। आज हम उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और इसके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ताकि आपको पीवाईक्यू का एक आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, अगर इन नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल एंड फेसियोला का हेपेटिका का डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए, वैसे तो फेसियोला हेपेटिका के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। इसका जनरल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ बता दिया है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स पे भी इसके सारे कैरेक्टर हम लोगों ने बता दिया है कि क्लास ट्रेमाटोडा से बिलोंग करता है, ट्रेमाटोडा के क्या कैरेक्टर होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम जानेंगे। तो अगर बात की जाए फेसियोला हेपेटिका की, तो ये डाइजेनेटिक एनिमल होते हैं। डाइजेनेटिक ऐसे एनिमल को कहा जाता है, डाई का मतलब कहीं भी, डाई का मतलब या बाई का मतलब क्या होता है, टू, जहाँ पे दो लाइफ साइकिल इन्वॉल्व हों, जहाँ पे लाइफ साइकिल में दो एनिमल, ठीक है, कोई भी दो होस्ट, दो एनिमल इन्वॉल्व हों, तो ऐसी लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। तो फेसियोला हेपेटिका में दो एनिमल लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। पहले को कहा जाता है प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट, दूसरे को सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इनका प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट क्या हो सकता है, तो इनका प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट सीप हो सकता है, गोट हो सकता है, कैटल और मैन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जबकि इनके इंटरमीडिएट होस्ट की बात की जाए तो इनका इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल हो सकता है। स्नेल की कई जीनस जैसे कि लिमनिया हो गया, सक्सीनिया हो गया, पेलेनोरबिस हो गया, ठीक है, ये सारी हो सकती हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके जीनस कौन कौन से हैं स्नेल के। जैसे स्नेल दे दिया तो स्नेल तो आपको याद रहेगा कि स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर स्नेल की जगह लिमनिया, सक्सीनिया या प्लेनोरबिस दे दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी आते हैं। अब इनकी दो लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक में दो होस्ट, डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इनका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज को समझने से पहले आप समझिएगा कि इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एनिमल में लार्वा, ठीक है, लाइफ साइकिल के दौरान लार्वा बनता है, लार्वा के बाद फिर क्या होता है, अडल्ट बनता है, ठीक है। तो फेसियोला हेपेटिका का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं कि इनके जो लार्वा होते हैं उसमें 5 टाइप के लार्वा जो हैं, 5 टाइप के लार्वा जो है अकर करते हैं। इसको मैं डिटेल में इस तरीके से बताती हूँ। और ये 5 लार्वा के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, मिस आरसीएम या मिस रेशमा आप कह सकते हैं। मिस को इस तरह लिखने का मतलब ये है क्योंकि 2 एम है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि किस मिस एम का मतलब क्या है। यहाँ पे मिस का मतलब होता है MI, यानी कि मीरासीडियम लार्वा, ठीक है, मीरासीडियम लार्वा। एस से आपका स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, ठीक है। आर से आपका रीडिया लार्वा, ठीक है। सी से आपका सर्केरिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा। और इस एम से आपका मतलब हो जाएगा मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है, मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 5 लार्वा टेक्स, मतलब 5 लार्वा इन्वॉल्व होते हैं और इसी सीरीज में ये चलते हैं, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मिस आरसीएम से आप याद कर सकते हैं। इनका डेवलपमेंट का सीरीज भी पहले मीरासीडियम बनता है, फिर स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से ये रीडिया बनता है, रीडिया से फिर सर्केरिया, सर्केरिया से फिर मेटासर्केरिया। अब इसको बताने का मतलब क्या था, इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज करता है,
आपके होस्ट में, चाहे वो मैन हो गया, चाहे सीप हो गया, चाहे गोट हो गया, उसमें जो इन्फेक्शन काज करता है वो कॉज करता है आपका इंसिस्टेड मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया जो है इस तरीके से पाया जाएगा, आप गोल सा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर मेटासर्केरिया लार्वा पाया जाएगा, इसके बाहर सिस्ट की वॉल पाई जाती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इंसिस्टेड स्टेज कहा जाता है, ठीक है, इंसिस्टेड स्टेज कहा जाता है। अगर डायग्नोसिस करना हो, यानी कि पता करना हो कि जो मतलब कि स्पेसिमन है उसमें इसका इन्फेक्शन फैसियोला हेपेटिका का इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, एग इन स्टूल ऑफ स्पेसिमन। जो स्पेसिमन का फीकल मैटर होता है या स्टूल जिसको कहते हैं, फीकल मैटर जो पास करता है एनिमल, उसमें अगर हम डायग्नोसिस करें तो हमें पता चल जाएगा कि फैसियोला हेपेटिका है। और वो जो डिजीज़ कॉज करेगा उसे क्या कहते हैं, फैसियोलिएसिस, ठीक है, फैसियोलिएसिस डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद इनमें क्या होता है, सबसे पहले तो कॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल जो है स्पर्म और ओवा एक के पास आएंगे और कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन में इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और ये कैसे एनिमल है, हर्माफ्रोडाइट, यानी कि इनमें जो मेल और फीमेल है, मेल एंड फीमेल बोथ इन सेम बॉडी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों क्या है, सेम बॉडी में पाए जाएंगे, एक ही शरीर में मेल और फीमेल पाए जाएंगे, तो ऐसे एनिमल को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन इनका होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी आपको। कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल कैसे, कैप्सूल आर सेल्ड एग होते हैं, ARE यहाँ पे आर रहेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यूट्रस में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कैप्सूल में अपर्कुलम भी पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कैप्सूल में क्या पाया जाता है, अपर्कुलम एक लीड होती है, ओपनिंग होती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, अपर्कुलम होता है। कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो जो होता है ये यूट्रस में ग्रो नहीं करता है, ये तब कब ग्रो करता है, जब ये बाहर निकलता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, तब ये ग्रो करना शुरू करता है। ये यूट्रस को किस तरीके से छोड़ता है, गोनोपोर के थ्रू। अब गोनोपोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब उसका रिप्रोडक्शन पढ़ाया है फैसियोला हेपेटिका का, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब ये क्या होंगे, फर्स्ट लार्वा में डेवलप होंगे, जिसको कि क्या कहा जाता है, मेरासीडियम। फैसियोला हेपेटिका में 5 लार्वल स्टेज होते हैं और सारे लार्वल स्टेज किस में होते हैं, सीप में, ठीक है, ऑल अकर इन सेकेंड होस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसियोला हेपेटिका का ये एक डायग्राम यहाँ पे लिया है मैंने, ठीक है, ये देख सकते हैं, पहला ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है, पहला स्टेज क्या है, ये जाइगोट है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जाइगोट में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ अपर्कुलम पाया जा रहा है और उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग पाए जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ एग शेल पाया जा रहा है। दूसरा स्टेज आपका है 2 सेल स्टेज, ठीक है, जिसमें 2 सेल बन रहा है, सोमेटिक सेल है, 2 सेल बन रहे हैं, एक सोमेटिक सेल है, दूसरा प्रोपेगेटरी सेल है। फिर तीसरा स्टेज आपका है यहाँ पे, जहाँ पे कौन सा, मेनी सेल स्टेज है, यहाँ पे कई सारे सेल बन गए हैं एम्ब्रियो में, ऊपर की तरफ अपर्कुलम यहाँ पे भी पाया जा रहा है। और मेरा थर्ड स्टेज जो 4th स्टेज है, वहाँ पे ये देख सकते हैं मेरासीडियम लार्वा, यहाँ अंदर की तरफ मेरासीडियम लार्वा डेवलप होने लगा है, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया भी डेवलप हो गया, पेपिला आई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं। अब एक एक करके इनकी लार्वा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला लार्वा मैंने इनका बताया था मेरासीडियम, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है मेरासीडियम लार्वा। इसके बाहर की तरफ ये देख रहे हैं आप, सीलिया पाया जाता है, ठीक है, सीलिया एक्स शेप्ड के इनके आई स्पॉट पाए जाते हैं और इनमें 5 प्लेटें पाई जाती हैं, जिसमें टोटल 18 से 21 सेल जो पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप नॉर्मली इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। प्लेट्स को इनके जिस तरीके से मैं अभी बताऊंगी, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके इनके प्लेट को बना सकते हैं, बीच में आई आप बना देंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ एपिकल पेपिला पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है। इनमें क्या होते हैं, फ्लेम सेल भी डेवलप हो जाते हैं, मसल लेयर्स और जर्म बॉल्स भी पाई जा सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके पढ़ेंगे। मेरासीडियम लार्वा की बात की जाए तो मेरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। ये पेनिट्रेट करता है एक फ्रेश वाटर या मरीन स्नेल को, पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर क्या होता है,
चला जाता है। ठीक है, ये माइन्यूट होता है, ओवल शेप्ड का होता है, इस तरीके से अंडे के शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड का होता है। ठीक है, इलोंगेटेड होता है, मतलब लंबे साइज में पाया जाता है, और फ्री स्विमिंग स्टेज है। ये कवर्ड होता है 18 to 28 फ्लैट सिलिएटेड एपिडर्मल सेल से, जो कि 5 रिंग्स में पाई जाती हैं। अब इन रिंग्स का अगर डिस्क्रिप्शन की दिया जाए तो फर्स्ट रिंग जो होता है उसमें 6 प्लेट पाई जाती हैं, सेकेंड रिंग में 6 प्लेट पाई जाती हैं, थर्ड रिंग में 3 प्लेट, चौथे रिंग में 4 प्लेट और फिफ्थ रिंग में 2 प्लेट्स। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो आप इसको चाहें तो अपने लैंग्वेज में सिंपल में डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इनके एंटीरियर साइड में यानी कि ऊपर की साइड में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक कोनिकल पेपिला पाया जाता है, जो कि क्या करता है, अटैच्ड टू ग्लैंडुलर सैक ओपनिंग कॉल्ड एपिकल ग्लैंड, जो कि किसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से है जिसमें ओपन होता है, उसे क्या कहते हैं, एपिकल ग्लैंड कहते हैं। इनमें 2 पिगमेंटेड एक्स शेप्ड के आई स्पॉट पाए जाते हैं और नर्वस सिस्टम भी इनमें पाया जाता है। यहाँ पे ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल भी पाए जाते हैं विथ 2 फ्लेम सेल। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है जिसमें 2 फ्लेम सेल पाई जा सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टुवर्ड पोस्टीरियर एंड सम प्रोपेगेटरी सेल, प्रोपेगेटरी सेल पाए जाते हैं, जो कि किस में डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल में फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, मिरासीडियम लार्वा क्या होता है, फीड नहीं करता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा ऐसा लार्वल स्टेज है जो फीड नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कि मिरासीडियम लार्वा जो है वो फीड नहीं करता है। ये स्विम करता है वाटर में या मॉइस्ट फिल्म में, लेकिन विदिन 24 आवर्स अगर ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल के पास, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल के पास अगर नहीं पहुंच पाया, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो ये मैंडेटरी है कि जो इसका मिरासीडियम लार्वा है वो 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जब मिरासीडियम लार्वा बन जाता है और फ्रीली स्विम करता है तो 24 घंटे के अंदर ये अपने होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लार्वा है आपका स्पोरोसिस्ट, मिस से आपको याद होना चाहिए, मिस से MI मिरासीडियम, एस से स्पोरोसिस्ट। ठीक है, स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होते हैं, ये आप इनका डायग्राम पहले देख लीजिए। ठीक है, स्पोरोसिस्ट लार्वा की बात की जाए तो ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है। ठीक है, इस तरीके से स्पोरोसिस्ट लार्वा है, इसमें रीडिया लार्वा डेवलप होंगे, ओल्डर रीडिया लार्वा इसमें डेवलप होंगे। मिस RCM से आपको याद है ना, थर्ड लार्वा आपका रीडिया बनेगा, तो स्पोरोसिस्ट के अंदर ये रीडिया बन जाता है, इसमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं, ओपनिंग पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया का, यंग रीडिया पाए जाते हैं, जर्म सेल्स पाई जाती हैं, ओल्डेस्ट रीडिया पाया जाता है, सब एपिथेलियम सेल, मसल लेयर पाई जाती है और क्यूटिकल पाया जाता है। अब इनके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोसिस्ट क्या होते हैं, इलांगेटेड जर्मिनल सैक लाइक होते हैं, 0.7 mm लॉन्ग होते हैं और एक थिक क्यूटिकल से थिन पतले क्यूटिकल की लेयर से क्या होते हैं, कवर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। द ग्लैंड्स एंड नर्व टिश्यू एपिकल पेपिला एंड आई स्पॉट ऑफ मिरासीडियम डिसअपियर। अब इसमें जो नर्व टिश्यू थे, एपिकल पेपिला थे और आई स्पॉट थे, जो कि मिरासीडियम लार्वा में पाए जाए थे, जब वो कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में तो ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द हॉलो इंटीरियर स्पोरोसिस्ट हैज अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया ईच विथ 2 फ्लेम सेल, इट हैज जर्म सेल एंड जर्म बॉल। जो हॉलो इंटीरियर स्पोरोसिस्ट पाया जाता है उसमें एक पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया का पाया जाता है जिसमें 2 फ्लेम सेल पाई जाती हैं और जर्म सेल और जर्म बॉल भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। Sporocyst moves about in host tissue and its germ cell develop into third type of larva called redia larva। इसके अंदर जो है थर्ड टाइप का जो लार्वा होता है रीडिया, वो डेवलप होने लगता है इसके सेल के अंदर ही, मतलब स्पोरोसिस्ट के अंदर ही रीडिया लार्वा का डेवलप होने लगता है। एक स्पोरोसिस्ट के अंदर 5 से 8 रीडिया लार्वा डेवलप होते हैं। ये रीडिया लार्वा पास आउट होते हैं स्पोरोसिस्ट के द्वारा जब रप्चर होता है इनका बॉडी वॉल स्नेल टिश्यू में, तो किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, मस्कुलर कॉलर और वेंट्रल प्रोसेस की वजह से, जब ये हेल्प मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से इनकी सेल जो होती है रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ये रेडिया लार्वा बाहर निकल जाते हैं। देन द रेडिया माइग्रेट इनटू द लीवर ऑफ स्नेल, और ये माइग्रेट करके स्नेल के लीवर में पहुंच जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा लार्वा जो कि है आपका रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा का डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें डेवलपमेंट होने लगता है बर्थ पोर का,
नीचे की तरफ ये लेपेट या प्रोस्कुला का डेवलपमेंट होने लगता है। लेपेट्स के बारे में आपने एक जगह और पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो आपने सिलेंट्रेटा में लेपेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे भी लेपेट्स का डेवलपमेंट होने लगता है। प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं और रीडिया में सर्केरिया का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं आप सर्केरिया इनके अंदर डेवलप होने लगता है, ठीक। जर्म सेल पाई जाती है गट, इनमें फेरेंजियल ग्लैंड पाई जाने लगती हैं, ठीक है। फेरिंग्स पाए जाने लगता है और माउथ का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम इनका डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। रीडिया की बात की जाए तो ये इलांगेटेड होते हैं 1.3 से 1.6 mm लेंथ में विथ टू वेंट्रल प्रोसेस, जिसको कि लेपेट या प्रोस्कुला कहते हैं, पोस्टीरियर इंड में और एंटीरियर इंड में बर्थ पोर पाया जाता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ पोस्टीरियर इंड में क्या हो रहे हैं, लेपेट्स पाए जा रहे हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इनका माउथ पाया जा रहा है। इनकी बॉडी वॉल पे क्या होती है, क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल मेसेनकाइम पाया जाता है और मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। रीडिया का जो इंटीरियर माउथ होता है वहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है, जिसमें फेरिंजियल ग्लैंड ओपन होते हैं, सैक लाइक इंटेस्टाइन पाया जाता है और पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, जिसमें 2 पेयर फ्लेम सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिए, अगर करते हैं हम, तो प्रत्येक रेडिया में, ईच रेडिया में अबाउट 4 to 20 सर्केरिया लार्वा और डॉटर रेडिया दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है होस्ट क्या होता है, फीड करने लगता है, यानी कि खाने लगता है होस्ट के ऊपर, ठीक है। होस्ट के ऊपर फीड करने लगता है। तो फीडिंग स्टेज अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, रीडिया लार्वा क्या है, आपका फीडिंग स्टेज है। अब हम नेक्स्ट लार्वा पढ़ेंगे, दैट इज सर्केरिया लार्वा, ठीक है। सर्केरिया लार्वा आप देख सकते हैं। सर्केरिया लार्वा में यहाँ पे माउथ पाया जाने लगा। अब ओरल सकर इनमें डेवलप हो जाते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाने लगता है, ईसोफेगस पाया जाने लगता है, गट सीकम प्रेजेंट होने लगता है, फ्लेम सेल इनमें पाए जाते हैं, एसिटाबुलम भी पाया जाने लगता है, जर्म सेल, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो कि क्या कहते हैं, आपके जो यंग फेसियोला हिपैटिका होता है उसमें पाया जाता है, वो आपके सर्केरिया में पाए जाने लगते हैं, ठीक है। सर्केरिया की बात की जाए तो ये ओवल बॉडी होता है, 0.25 से 0.35 mm तक लॉन्ग होता है और सिंपल टेल इनमें पाई जाती है, नीचे की तरफ टेल पाई जाती है। इनका जो एपिडर्मिस होता है सेड होने लगता है, रिप्लेस्ड बाय क्यूटिकल, जो कि क्यूटिकल के द्वारा रिप्लेस्ड होता है। बिलो द क्यूटिकल मसल एंड साइटोजिनस ग्लैंड इनके प्रेजेंट होते हैं। जो मसल के नीचे है साइटोजिनस ग्लैंड इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देयर इज एन एक्सक्रीटरी ब्लैडर, इसमें एक्सक्रीटरी ब्लैडर पाया जाने लगता है विथ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियल कैनाल्स एंड नंबर ऑफ फ्लेम सेल इसमें पाए जाने लगता है। अभी तक क्या था, एक प्रोटोनेफ्रीडिया में 2 फ्लेम सेल पाए जा रहे थे, अब नंबर ऑफ फ्लेम सेल इनमें पाए जाने लगते हैं। सर्केरिया जो है स्केप करता है, यानी कि बाहर आता है बर्थ पोर के थ्रू, रीडिया के बर्थ पोर के थ्रू क्या आता है, सर्केरिया बाहर आता है और माइग्रेट करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल से इनटू पल्मोनरी सैक, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे पास आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर, जहाँ से ये सराउंडिंग वाटर यानी कि पानी में आ जाते हैं। टाइम टेकन इन स्नेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ मेरासीडियम टू द एग्जिट ऑफ सर्केरिया 5 to 6 वीक्स, यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 हफ्ते क्या होते हैं, इसको लग जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट लार्वा हम पढ़ेंगे जो कि है मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा के बाद ये किस में डेवलप हो जाता है, अडल्ट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा की बात की जाए तो इसमें सिस्ट वॉल पाया जाता है। पहली बात, ये सिस्टेड होते हैं जब ये बाहर निकलते हैं और पानी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये बात मैंने ऊपर आपको बताई है, तब जाके इनका जो वॉल है वो रप्चर होता है और ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अडल्ट में। माउथ इनमें पाया जाता है, ओरल सकर पाया जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी कैनाल्स, फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स, एसिटाबुलम, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। सर्केरिया की बात कीजिए तो ये स्विम करता है अबाउट वाटर फॉर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन तक ये वाटर में स्विम करता है। उसके बाद ये अपना टेल क्या करता है, लूज कर देता है और एक इंक्लोज हो जाता है सिस्ट के अंदर, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट की जाती है, साइटोजिनस ग्लैंड में जो डेवलप हुए थे वो साइटोजिनस ग्लैंड क्या करते हैं, एक म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं जो कि सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सिस्ट मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गोल प्रोटेक्शन बाहर की तरफ बना लेती हैं, ठीक है। इंसिस्टेड सर्केरिया को मेटासर्केरिया कहा जाता है।
जो कि 0.22 mm इन डायमीटर होता है। इसको आप जुवेनाइल फ्लूक भी कह सकते हैं, जिसको कि मैरीटा कहा जाता है। जुवेनाइल फ्लूक का मतलब बच्चा फ्लूक, जिसको कि मैरीटा बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इफ़ द मेटासर्केरिया आर फाउंड इन वाटर, अगर ये वाटर में रहता है तो ये 1 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर ये ग्रास पे या लैंड पे आ जाता है तो ये कुछ वीक्स के लिए जिंदा रह सकता है। द वेरियस लार्वल स्टेज आर फाउंड इन सेम वे फ्रॉम जर्म सेल विच आर सेट असाइड द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से सारे लार्वा का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये किस में डेवलप हो जाते हैं, अडल्ट में डेवलप हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट फैसियोला हेपेटिका का पढ़ाया आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।